कहाँ पे सरकार के साथ आप दिखाई देते हो? सरकार आपके साथ कहाँ दिखाई देती है? आपको किसने नहीं दिखा? सरकार चल नहीं रही है, बड़े अच्छे तरीके चल रही है दोनों की। सरकार चलेगी ना, समझौते में चलोगे। गौतम अकेले थोड़ी थे, वहां पर तो 7 विधायक और हैं, ईश्वर सिंह जी भी थे, रामकंठ काला जी भी थे। वो तो कहते हैं कि दुष्यंत चौटाला जी की सरकार में खूब चलती है, उनके बिना कुछ नहीं है, तो फिर सरकारी दूषण चला रहे हैं। किसने कहा दुष्यंत जी की नहीं चलती? अभी आपके पास सबूत नहीं है तो फिर आरोप क्यों? अगर सबूत है तो किस करने के चक्कर में ये थोड़ी है कि भाई हम 3 साल के बाद चुनाव के मैदान में ये बात। नमस्कार दोस्तों, मैं हरदीप डुल कैथल टीवी से। इस वक्त हम लोग कैथल में मौजूद हैं और जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, मेरे साथ पुंडरी से जेजेपी के पूर्व प्रत्याशी एवं हल्का प्रधान राजू डुल पाई जी मौजूद हैं। राजू डुल पाई के बारे में एक चीज़ फेमस है कि ये आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करते हैं, सबूत कुछ नहीं देंगे और उसके बाद एक्शन भी कुछ नहीं होता है। दूसरा, इनके बारे में एक चीज़ और कही जाती है कि ये सोशल मीडिया की राजनीति करते हैं। धरातल पर कुछ नहीं होता, सोशल मीडिया पे रहते हैं, वहीं से प्रचार करते हैं। और इसका सबूत एक ये भी है कि मैं इनका इंटरव्यू लेने के लिए कैथल में आया हूँ। पुंडरी हल्के की राजनीति करते हैं, पाई गांव से रहते हैं, लेकिन इनका ऑफिस कैथल के अंदर है। ये तमाम आरोप इनके ऊपर लगते हैं। पुंडरी हल्के की राजनीति के बारे में इनसे बात करेंगे। जो सवाल आप सोशल मीडिया पे इनसे पूछते हो या तमाम दूसरे मुद्दों के बारे में बात करते हो, इनसे सवाल हमेशा किसी न किसी माध्यम से पूछते रहते हो और जिनका जवाब आपको नहीं मिल पाता है, आज हम इस इंटरव्यू के माध्यम से उन सब सवालों के जवाब इनसे मांगेंगे। सबसे पहले तो राजू भाई आपका स्वागत है। धन्यवाद हरदीप डुल भाई, और तमाम कैथल टीवी के जो दर्शक हैं उनको, आपके व्यूअर्स हैं, उनको भी मेरे हाथ जोड़ के नमस्कार। मैंने आपकी इतनी तारीफ़ की, आरोप प्रत्यारोप की आप राजनीति करते हो, सोशल मीडिया पे दिखते हो, ग्राउंड पे नहीं दिखते हो, इन सब के बारे में आपका क्या कहना है? सबसे पहले तो हरदीप भाई, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाह रहा हूँ कि जो आरोप, मुझे नहीं पता कि वो किस व्यक्ति ने लगाए हैं या आपने बनाए हैं या किस तरीके से बनाए हैं। राजू डुल पाई, रणधीर गोलन जी को लेकर के बोला हूं। आपने पूरी जिला कैथल के अंदर सब व्यक्ति ये जानते हैं कि राजू पाई 2 साल का अरसा बीत चुका है चुनाव हुए को, और उन 2 साल के अंदर पुंडरी कोशिशवंशी के जितने भी उम्मीदवार विधायक तो एक ही बने, लेकिन जो भी व्यक्ति, जो बीजेपी से है, जो कोई जेजेपी का था, कोई निर्दलीय थे चुनाव में, जो भी व्यक्ति रहे हैं उनमें एक राजू पाई अकेला है जो अभी भी मैदान में है, सबके सामने है, बगैर ग्राउंड पे काम किए। सोशल मीडिया पे अगर कोई राजनीति करता है फिर वो चुनाव नहीं लड़ता। जिस व्यक्ति ने ग्राउंड पे काम किया वो चुनाव लड़ता है। और आज भी हम तो फील्ड में हैं, लोगों के बीच में हैं। मैंने तो अभी भी मैंने एक पोस्ट जारी की है कि भाई आने वाली 1 तारीख को मैं तो नया साल भी अपने हल्के के जो लोग हैं उनके बीच में मनाने का काम करूँगा। नहीं, आपको टिकट मिला तब जाकर के आप ग्राउंड में सही से उतरे थे। इलेक्शन ऑन द स्पॉट आपने टिकट लिया, इलेक्शन लड़ा। उससे पहले भी आप बोला कि सोशल मीडिया पे देखने को मिला, कैथल में ज़्यादा रहते, हफ्ते में 1 दिन जाते हो, तो उन्हीं चीज़ों को लेकर के जो सोशल मीडिया पे चलता है हम वही सवाल आपसे कर रहे हैं। आरोप प्रत्यारोप की राजनीति के बारे में मैं आपसे ये कहूँगा कि आपने रणधीर गोलन जी को लेकर के, बाकी अधिकारियों को लेकर के, सफाई घोटाला हो चाहे बाकी चीज़ों को लेकर के आरोप बहुत लगाए, लेकिन ना तो वो सबूत आपने दिए और ना उसके बाद उनके ऊपर कोई एक्शन हुआ। तो एक आरोप लगा करके आप आगे बढ़ जाते हो। आपकी सरकार है, आप पहले ये देखिए कि अगर आप आरोप लगाते हो रणधीर गोलन जी के ऊपर, क्योंकि वो सीधी सी बात है कि आपके साथ सरकार में है, इनडायरेक्टली आप अपनी सरकार के ऊपर भी सवाल खड़े करते हो। आखिरकार इस डबल इंजन की सरकार में एक इंजन तो जेजेपी का भी जुड़ा हुआ है। अगर उनके ऊपर एक्शन नहीं होता है, या तो आपके पास सबूत नहीं है तभी एक्शन नहीं हो रहा है। क्योंकि मैं एक सीधा सवाल आपसे एक चीज़ पूछता हूं कि अगर आपके पास सबूत नहीं है तो फिर आरोप क्यों? अगर सबूत है तो एक्शन क्यों नहीं? आप मुझे बताइए हरदीप भाई, मैंने जो भी मुद्दे उठाए, सबूत, जो सफाई घोटाला था, मैंने तो सरेआम कहा था कि उसके अंदर जो तेजस कंपनी है और जो एक गर्ग एंड गर्ग कंपनी थी जो थी, जिनके खाते में पैसे गए हैं, मैंने तो वो सबूत दिखाए थे। इन कंपनियों के माध्यम से जो पुंडरी हल्के के जो 3-4 करोड़ रुपए थे वो सफाई घोटाले के नाम पे खाए गए हैं। आप मुझे बताइए, मैं तो फिर बार बार कह रहा हूँ भी मेरा काम, अगर कोई एक्शन ना ले सरकार, तो क्या मैं लोगों के जो मुद्दे हैं
जो लोगों के साथ जो घोटालेबाजी हो रही है, क्या मैं उसको ना उठाऊं? सरकार किस आप मुझे बताइए, सरकार, हम हिस्सेदारी हैं कि उस सरकार को नहीं दिखता क्या? आपको आप मुझे सुनो, अच्छा मुझे एक आप बात मुझे बताइए, बताइए हरदीप भाई, अच्छा होता है क्रेडिट। आप सुनिए मेरी बात, राजू डोल भाई कोई भी जब भी बजट लेकर के आते हैं उसके ऊपर क्रेडिट लेने के लिए सबसे पहले खड़े होते हैं, पोस्टर लगाते हैं, न्यूज में देते हैं। आप इनडायरेक्टली ये कहते हो कि दुष्यंत चौटाला जी की सरकार में चलती नहीं है। आप यही कह रहे हैं कि हमारे तो सरकार में हिस्सेदारी है। किसने कहा? अभी कहा ना कि सरकारी दूषण चला रहे हैं। किसने कहा दूषण जी की नहीं चलती? अभी आपने, मैंने क्या कहा? मैंने ये कहा कि सर्वोपरि मुख्यमंत्री होता है, सर्वोपरि मुख्यमंत्री होता है। हमने आवाज उठाई, हमने आवाज पहुंचाई, हमने बता दिया कि यहाँ पे ये गड़बड़ है। मैंने पीछे वो अवैध कॉलोनी का मुद्दा उठाया था। मैं तो खुद अब सोशल मीडिया पे थोड़ी इल्जाम लगाए थे, राजू भाई ने जाके वहाँ पर उस कॉलोनी के अंदर खड़े होकर बताया था कि यहाँ पर ये अवैध प्लॉट कट रहे हैं। मैंने तो वो चिट्ठी भी मैंने दिखाई थी, मैं आपको बता देता हूँ कि डीसी साहब ने डीटीपी को 10 तारीख के लिए कि पुंडरी के अंदर आपको जाना है, आपको वहाँ पर संजय चौधरी जो तहसीलदार हैं वो ड्यूटी मजिस्ट्रेट थे, और वहाँ पर पुलिस प्रशासन का भी सहयोग ले, और जहाँ पर अवैध निर्माण हो रहे हैं या कोई अवैध कॉलोनी कटी उस पर कार्रवाई करें। मैंने बताया था कि डीटीपी मुंदरी तक गए, तो फिर ऐसा क्या हुआ कि वापिस चले गए, उन्होंने कार्रवाई नहीं की। 17 तारीख को उनको कैथल के अंदर भी करनी थी, क्लैक में भी कार्रवाई करनी थी, डीटीपी साहब छुट्टी लेके चले गए। तो आप मुझे बताइए कि जो अधिकारी हैं, क्या उनका फर्ज नहीं बनता? क्या सारा काम सरकार करेगी? आप जो अधिकारियों को बिठाया गया है, क्या कंसर्न जो अधिकारी हैं, जो डीटीपी हैं, वो अपनी रिपोर्ट पेश करें, वो बताएं तो सही। नहीं, इस मुद्दे पे सरकार ने क्या संज्ञान लिया? दुष्यंत चौटाला जी के सामने आपने ये मुद्दा रखा? कौन सा वाला? ये अवैध कॉलोनी? हाँ, मैंने बगैर दुष्यंत के मुद्दे के नॉलेज में आए, क्या डी साहब को आदेश हो गए? तभी डी साहब को उन्होंने बोला एक्शन क्यों नहीं होता? जब आप कहते हो कि दुष्यंत चौटाला जी की सरकार में खूब चलती है, उनके बिना कुछ नहीं है, तो फिर एक्शन क्यों नहीं होता है? एक्शन तो अधिकारी, आपके पास सबूत नहीं है। आप तो फिर मैं वही बता रहा हूँ, सबूत क्यों नहीं है? सबूत की मैंने बताया, जब मैंने वो मुद्दा उठाया है, मैंने सफाई का बताया, मैंने अवैध कॉलोनी का बताया, मैंने बताया नहीं क्या कि भैया मैंने जो कर्मचारी राजू भाई हटाए गए स्वास्थ्य विभाग में, उनको लेके कॉन्फ्रेंस की, उनके मैंने सब लेटर दिखाए कि उनको किस तरीके से हटाया गया, कैसे उनको वहां पर लगे हुए थे। आप गोलन साहब की राजनीति को लेकर पुंडरी के अंदर कैसे देखते हैं उनकी कार्य प्रणाली को? कार्यक्रम प्रणाली ठीक होती तो फिर राजू भाई को बोलने की जरूरत नहीं थी, वो जनता को दिख जाता। कहीं ना कहीं कोई कमी रही है, तभी तो उसको लेकर बोलना पड़ा। लेकिन ये चीजें मैं ये बोलता हूं हरदीप भाई कि कोई व्यक्ति काम करता है, जो उसके अपोजिशन में जो लीडर होते हैं उनका फर्ज ये होता है कि भी आखिर आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर कोई गलत काम हो रहा है, कोई जो जनहित के मुद्दे हैं, आप उनको उठाओ, तो हमारा फर्ज बनता है, तो मैं उठा रहा हूँ। आप ओपोजिशन में उनके इस वक्त? मैं ओपोजिशन में नहीं हूँ क्या? मैं चुनाव नहीं आ रहा, मैं को जीता हूँ पे नहीं पार्टी। आप मुझे नहीं, सरकार की बात, आप सरकार नहीं छोड़िए। मैंने क्या कहा? मैं सरकार के अंदर हिस्सेदारी है। हाई कमांड की बात होती है, सुनिए मेरी बात, हाई कमांड की बात होती है, दुष्यंत चौटाला जी और खट्टर साहब कभी भी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप नहीं करते, दोनों समझौते के साथ चल रहे हैं। आपको गोलन साहब के साथ समझौते में क्यों नहीं चलते? मैं क्यों नहीं या फिर एक्शन? मैं कब नहीं चला? मैं क्या कह रहा हूँ, मैं नहीं चला। मैंने कब कहा? मैंने कहा जो अच्छा काम है, मैं तो गोलन साहब के साथ हूँ। कोई अच्छा काम है हमें बताएं। लेकिन हरदीप भाई, मैं फिर कह रहा हूँ कि कोई गलत काम होगा तो फिर उसमें हमें अपोज करने में कोई दिक्कत नहीं है, हम तो करेंगे भाई। नहीं, आप ऊपर वाले को खुश करने के चक्कर में ये थोड़ी है कि भाई हम 3 साल के बाद जब चुनाव के मैदान में जाएंगे, बात आपकी सही है, हम चुनाव मैदान के अंदर जाएंगे तो लोग मुझे ये कहेंगे कि भाई आपने जी को गलत काम हो तो आपने कैसे उठाए। मैं उस तरह की राजनीति नहीं करता कि भाई लोग आज हम नहीं बोलेंगे भाई लोग विधायक से दुखी हो जाएंगे, परसों आप वहाँ पर फिर जाकर रो देना जी मुझे ये वोट मिले जी, लोग दूसरे से तंग होकर दूसरे को वोट देंगे। नहीं, हम लोगों को ये दिखाना चाहते हैं कि भाई हम मुद्दे की राजनीति करना जानते हैं, हम लोगों की आवाज़ अगर हम आज नहीं बनेंगे तो फिर इस बात की क्या गारंटी है कि हम आने वाले 5 साल के बाद हम लोगों के सामने उनकी आवाज़ बन पाएंगे। सोशल मीडिया की राजनीति को लेकर के क्या कहेंगे? उसके बाद जैसे ये आप मुझे बताइए, जैसे अभी मुझे हरदीप बताइए कितना आप फील्ड में जाते हो? चलो आप ये मुझे बताइए, देखिए प्रोग्राम में जाना एक अलग बात है, न्यू ईयर के प्रोग्राम में आप जा रहे हैं पुंडरी के अंदर, बाकी मुद्दों को लेकर के आप जैसे वहाँ पे कितने टाइम में वहाँ पे फील्ड में आप जाते हो? क्योंकि वो चीजें बहुत कम देखने को मिलती। कौन कहते हैं ये सोशल मीडिया पे चीजें चलती है, मेरा कोई व्यक्तिगत मैं चीजें आरोप नहीं लगा रहा आपके ऊपर, जो चीजें चलती है वो चीजें मैं आपके साथ मैं आपसे पूछ रहा हूँ, पुंडरी हल्के का कौन ऐसा राजनेता है जो मेरे से ज्यादा फील्ड में रहता है? आप मुझे बताइए, मैं क्या कह रहा हूँ कि फील्ड का मतलब क्या होता है? लोगों की समस्याएं। शायद आपको भी इस बात का ज्ञात होगा कि मैं हर हफ्ते के अंदर मैं पीडब्ल्यूडी रेस्ट जाता हूँ, मैं लोगों से मिलता हूँ, उनकी समस्याएं सुनता हूँ। हम लोगों के सुख दुख जहाँ होते हैं वहाँ बैठने के लिए जाते हैं।
किसी को कोई समस्या है, गलियों के अभी काम चले हुए हैं, अभी हमने लाइट मंजूर करवाई हैं, तो मतलब और किस तरीके से, और क्या अब और किस तरीके से होता है लोगों के बीच में जाना। हम तो हर तरीके से कोशिश ये होती है, सरकार के अंदर हिस्सेदारी भी है, लोगों को काम लेकर चंडीगढ़ भी जाना पड़ता है, हर जगह जाना पड़ता है, हर तरीके काम करने पड़ते हैं। तो मेरा तो प्रयास ये रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों के बीच में रहें, और ये प्रयास मेरा हमेशा रहता है, और इस हम खरे उतरने की कोशिश करते हैं। हरदीप भाई, गोलन साहब को अगर एक शब्द में परिभाषित करोगे तो वो क्या होगा? नहीं, गोलन साहब देखिए, वो तो ऐसे तो बड़े हैं, आदरणीय हैं, जनता ने उनको वोट दिया है, विधायक बनाया है, तो ठीक है, विधायक है, पुंडरी की जनता ने उनको चुना है। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि विधायक जी अच्छे काम करें, लोगों के लिए उनको चुना है 5 साल के लिए, वो अच्छे काम करके दिखाएं, लोगों की भलाई का काम करें, तो किसी भी तरीके के गलत काम ना करें और ना करने दें। आप एक शब्द उनके लिए जो फिट बैठता हो। नहीं देखिए, कोई शब्द तो मैं किसी शब्द जिससे परिभाषित किया जा सके उनके गोलन साहब को एक शब्द क्या बोलना चाहेंगे आप? एक शब्द में अगर आप उनको मेरे नज़रिए से तो मैं उनका जो विधायक 2 साल का जो कार्यकाल रहा है, मैं उनको फेलियर मानूंगा। फेलियर कहेंगे आपको? तो सरकार को इसके बारे में आप कंप्लेंट करते हो ऊपर कि हमने किसके साथ जोड़ लिया है? क्योंकि देखिए, हम ऊपर की देखिए जेजेपी की जब बात आती है ना, तो ऐसा कहा जाता है कि बीजेपी की पूंछ पकड़ी हुई है इन्होंने। जहां पे भी जाएंगे बीजेपी ने जो फाइनल कर दिया वही चीजें होंगी। बड़ौदा उपचुनाव हुआ, कैंडिडेट बीजेपी का आएगा, जेजेपी खुश। एलनाबाद के अंदर भी ऐसा हुआ, कृषि कानूनों को लेकर के भी कृषि कानून आए, जेजेपी ने स्वागत कर दिया। उसके बाद वापिस चले गए, उसका भी स्वागत कर दिया। हर चीज के अंदर बीजेपी के पीछे। तो अपना खुद का स्टैंड क्या है जेजेपी का? क्यों जेजेपी का स्टैंड क्यों नहीं है? सरकार जेजेपी के साथ ही है। कहाँ पे सरकार के साथ आप दिखाई देते हो? सरकार आपके साथ कहाँ दिखाई देती है? आपको किसने नहीं दिखा? सरकार चल नहीं रही है, बड़े अच्छे तरीके चल रही है दोनों की। सरकार चलेगी ना, समझौते में चलोगे अगर देखो आपने आरोप लगाए, आप कहते हो दुष्यंत चौटाला जी के आप बहुत करीब है, ऐसा लोग भी कहते हैं, और लेकिन जब उनके ऊपर एक्शन नहीं होता है तो ऐसा लग रहा है कि जो वो जीत करके आई हैं, सरकार में उनका एक वोट है गोलन साहब का, इसलिए उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं होता। सरकार ने एक टाइप से ऐसा लग रहा है जेजेपी ने समझौता कर लिया। वो सरकार वो फैसला सरकार करे। मैंने पहले भी कहा था, मैं अभी भी कह रहा हूँ भी, हमारा काम मुद्दे उठाना है हरदीप भाई, हम मुद्दे उठाना है, लोगों के सामने लेकर आना है। क्या वो सरकार को नहीं दिखता? कार्रवाई करना सरकार का काम है। ये आने वाले 3 साल होंगे, उसमें जनता सरकार से जवाब मांगेगी कि भाई ये मुद्दे उठे थे, आपने क्या एक्शन नहीं लिया, वो सरकार जाने। अभी नया मंत्रालय मिला आपकी सरकार को, एक नया, अभी उस पर अजय चौटाला जी ने भी ये कहा कि सरकार कंप्लीट हो गई है। हमें तो लगा 2 साल से ही कंप्लीट थी, लेकिन दादा गौतम के साथ फिर धोखा हो गया। दादा गौतम के साथ क्या धोखा हुआ? ये तो दुष्यंत जी ने और जो हमारी कोर कमेटी, उसने फैसला करना था कि किसको कैबिनेट के अंदर लेना है। किस आधार पे, किस पैरामीटर के ऊपर देवेंद्र बबली को मंत्रालय मिल गया, और कौन सी ऐसा बेस था जिसके ऊपर दादा गौतम को नकार दिया फिर से? नहीं, ये कोई जरूरी नहीं है, कोई दादा गौतम अकेले थोड़ी थे, वहाँ पर तो 7 विधायक और हैं, ईश्वर सिंह जी भी थे, रामकंठ काला जी भी थे। वो तो फैसला कोर कमेटी करती है कि किसको कैबिनेट के अंदर लेना है, किस तरीके से कैसे लेना है, वो सब कुछ परिभाषित होता है। कौन सा एरिया किस तरीके से, जेजेपी के अंदर पूरा सिरसा फतेहाबाद, वही तो चीज़ है ना। आप देखिए कोई तो वजह होगी ना। देवेंद्र बबली 5 साल पूरे कार्यकाल के अंदर उन्होंने कांग्रेस का प्रचार किया, रात को टिकट कटी, सुबह जेजेपी की टिकट पे इलेक्शन लड़ गए। लेकिन बात अगर हम करें दादा गौतम की, वो शुरुआत से आपके साथ है। जेजेपी जब से बनी, कब थे उनको दादाजी उनको दादा बनाया गया। वो राजनीतिक था या भावनाएं उनके साथ जुड़ी थी उसका पता नहीं। उनका चेहरा लेकर के हरियाणा के अंदर एक अच्छा वोट बैंक भी बटोरा गया। और उसके बाद अगर हम लोग बात करें उनके, कितने बड़े नेता मंत्री को उन्होंने हराया है, बड़े बिजनेसमैन भी है, बड़ा कद रखते थे, लेकिन उनको नकारना और इनको स्वीकारना कोई तो वजह रही होगी ना, या फिर दादा गौतम ने थोड़ा विरोध कर दिया इसकी राजनीति किसी की स्थायी नहीं होती। आप ये बात मानते हैं? कोई पार्टी है, चाहे कांग्रेस है, कोई भाजपा है, कोई जेजेपी है, या कोई नेहरू है, नेताओं का आना और जाना लगा रहता है। ये कोई सूरज का स्वागत है, बिल्कुल। ये तो ये तो कोई राष्ट्रीय पार्टी है, कोई ऊपर है, कोई नीचे, सबको पता है कौन कभी इधर कभी उधर। लेकिन नहीं देखिए, और सुनो, ये जनता हरदीप भाई वही है जो चले जाते हैं उनको बना भी देते हैं, जो आ जाते हैं उनको नकार भी देते हैं। आप मुझे बताइए कि बैलेंस बनाना होता है। हिसार डिस्ट्रिक्ट के अंदर श्री अनूप धानक जी कैबिनेट में थे, जींद के अंदर दुष्यंत जी हैं, हिसार जो फतेहाबाद है जो वो बेल्ट है उसमें बबली जी को ले लिया, तो क्या बुराई है? अब मुझे बताइए। अगर तो क्या नहीं, सुनिए, आप अगर दादा गौतम
कैबिनेट में होते तो फिर आप कहते कि बबली जी को क्यों नहीं लिया? मैं क्यों कहता? क्या सवाल क्यों देखिए, लिया? वो नहीं। उनसे सीनियर थे, उनका ज्यादा प्रभाव था। ये नहीं, वो सुनिए, वो राजनीति में ये चीजें नहीं चलती। सही तरीके से अगर देखा जाए तो देवेंद्र बबली जी कांग्रेस के नेता थे, कांग्रेस के लिए प्रचार किया, टिकट जब कट गया वहां से इधर आए, जीत गए। अगर बबली जी हार जाते और जेजेपी सरकार में ना आती तो क्या देवेंद्र बबली जी जेजेपी में रहते? किंतु परंतु कभी किसको मिला आज तक हरदीप भाई? ऐसा होता नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये राजनीति, लेकिन एक लंबे समय तक, चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। समीकरण होते हैं, ये जिस तरीके से राजनीति चलती है लोग चलाते हैं, यही तो जनता है। जो लोग उधर से भाग के उधर तो उनको वोट देते हैं, उनको बनाते भी हैं। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। दुष्यंत चौटाला जी को ताऊ देवीलाल का रूप कहा गया, खूब मार्केटिंग हुई इस चीज़ की, सोशल मीडिया के ऊपर मतलब धमाल मचा दिया, एडवांटेज भी मिली। ताऊ देवीलाल जी ने बुजुर्गों के सम्मान में बुढ़ापा पेंशन बांधी, लेकिन आपकी सरकार, दुष्यंत की सरकार, बुढ़ापा पेंशन को काटने का बिल्कुल भी काटने का काम नहीं करेगी। दुष्यंत जी का कल ही बयान है, दुष्यंत जी ने यह कहा है कि भी एक भी बुजुर्ग की पेंशन नहीं कटेगी। और मैं तो बिल्कुल आपके सामने कह रहा हूं, ऐसा कहा जा रहा है, अभी नहीं कटी है। वो जो प्रॉब्लम्स हुई हैं, अगर कोई सरकार ने कोई ऐसा मामला कुछ करने की कोशिश की है तो बिल्कुल गलत किया है। और दुष्यंत जी ने भी और अजय सिंह जी ने भी ये बयान बिल्कुल दिया है कि भाई जो बुढ़ापा पेंशन है उसको किसी पैरामीटर पे नहीं माप सकते कि वो इनकम के 2 लाख रुपए या 3 लाख रुपए होते हैं, नहीं, वो कुछ नहीं होगा, नहीं, बिल्कुल भी नहीं होगा। बुढ़ापा पेंशन ताऊ देवीलाल ने बुजुर्ग के सम्मान में दी थी, चाहे वो कोई करोड़पति है चाहे कोई रोडपति है। और इस बात के मैं बिल्कुल आपके सामने कह रहा हूं, इस बात पे हम कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। बुजुर्ग की पेंशन किसी भी हालत में नहीं कटेगी। अगर कट गई, वो पैरामीटर सेट कर दिए सरकार ने, फिर क्या फैसला होगा? वो दुष्यंत जी फैसला करेंगे। दुष्यंत जी कह चुके हैं कि भी हम कटने नहीं देंगे। दुष्यंत जी ने तो किसानों को लेकर के भी कहा था, किसान आंदोलन, अगर किसानों के फेवर में कोई चीज नहीं जाएगी तो हमारी नजरें टिकी हुई हैं, उसी दिन किसानों के साथ खड़े हो जाएंगे। तो दुष्यंत जी ने ऐसा कुछ कभी कहा ही नहीं। दुष्यंत जी ने कभी भी दो रही बात ही नहीं। दिग्विजय जी की स्टेटमेंट आपने सुनी? दिग्विजय जी हमेशा ही कहते थे, बहुत बार हमारे नजरें टिकी हुई है। दिग्विजय जी हमेशा ये कहते थे कि भाई हमारी कोई सरकार से अपील है कि जो काले कानून है इनको खत्म करे, किसानों की जो बात है उनको माने। कोई पॉइंट अगर इनके अंदर लूज है तो आप उनको जो किसान संतुष्ट जिस तरीके से होते हैं उनको करें। कब दुष्यंत आप बात को पलट रहे हैं। अजय चौटाला जी ने साफ कहा, कानून वापिस होने के लिए नहीं बनते, कानून में सुधार हो सकता है, वापिस नहीं हो सकते। दुष्यंत चौटाला जी ने साफ तौर पे कहा कि मैं इन कानूनों के खिलाफ नहीं हूं, मैं इनके साथ हूं। मैंने आज तक पे भी वो इंटरव्यू देखा था, उसमें उन्होंने साफ तौर पे ये चीजें कही। अब आप कह रहे हो कि कानून को वापिस करो। दुष्यंत जी ने सिर्फ ये कहा था कि भाई अगर एमएसपी पर, क्योंकि कानून सेंटर ने बनाए हैं, सेंटर ने विड्रॉ किए हैं, राज्य सरकार का कहाँ रोल था उसके अंदर? आप मुझे बताइए, मुझे आप बताइए, दुष्यंत जी को टारगेट करने का मतलब क्या? आप मुझे बताइए। सिर्फ और सिर्फ सरकार में हिस्सेदार तो क्या? हरियाणा के लोगों ने वोट देकर, आप मुझे बताइए, लोगों ने वोट दे करके, कांग्रेस की सरकार पंजाब के अंदर है, कांग्रेस की सरकार पंजाब के अंदर है, कानून क्या वहां लागू नहीं थे? तो उन्होंने विरोध किया। तो नहीं, विरोध किया। आप मुझे बताइए, क्या लगता है? आप इतने केस फाइल वहां पे हुए हैं जितने हरियाणा के अंदर हुए? किसी के आंदोलन के ऊपर आंदोलन का चला हुआ था। नहीं, देखो पंजाब में ऐसा बात नहीं है, पंजाब में विरोध नहीं, बॉर्डर हरियाणा में भी हुआ है, बहुत सारी चीजें, बॉर्डर हरियाणा का था ना। और हरदीप भाई मैं तो ये कह रहा हूं कि ये पुरानी चीजें हैं, कड़वी बातें हैं। किसानों की जीत हुई है। जब किसान सवाल वहां पे किसान आंदोलन कि आपने जब किसान आंदोलन खत्म हो चुका है और ये कानून विड्रॉ हो चुके हैं, तो मैं कहता हूं बड़ी खुशी का बात है। और अब ये चीजें भूलकर अब जो किसानों ने जो अपनी जंग जीती है उसको सलाम करना चाहिए। 2024 के अंदर जेजेपी को कहाँ देखते हो? और अपने पुराने राजनीतिक दल जो इनेलो है उसको कहाँ देखते हो? देखिए हरदीप भाई, ये तो कोई भी व्यक्ति कभी कोई ये नहीं कहता कि, क्योंकि अभय चौटाला जी कहते हैं कि जेजेपी तो जीरो हो गई है। हर व्यक्ति ये कहता है, सब कहता है कि बीजेपी बिल्कुल खत्म हो गई है, बीजेपी का कुछ है ही नहीं है। आप कह रहे हो बीजेपी खत्म? मैं क्या कह रहा हूँ, व्यक्ति कहते हैं जेजेपी खत्म है, बीजेपी खत्म है। कोई जो समर्थक होंगे वो कहेंगे कांग्रेस खत्म है, कोई कहेगा इनेलो खत्म है। ये पैरामीटर लोग तय करते हैं किसको वोट देना है, किसको नहीं है। मैं तो जनता के सामने होता है। हर व्यक्ति जो जिस चीज़ का समर्थक होता है वो अपनी पार्टी को ऊपर ही रखता है और वो लोगों को ये भी कहता है कि आने वाला समय हमारा है। लेकिन वो तो जनता डिसाइड करती है कि उन्होंने किसको राज में रखना है, किसको बाहर रखना है। तो मैं ही मानता हूँ 3 साल पड़े हैं,
कि बुरा दौर था वो निकल चुका है। आने वाले समय में मजबूती के साथ और बढ़िया काम आप मानते हो बुरा दौर था? अब मानते हो वो बुरा दौर था किसानों वाला? उससे पहले आप मानते हो ये बुरा दौर था? उससे पहले कोरोना था, वो बुरा दौर हुआ जब काम नहीं हो पाएंगे। कोरोना को बुरा दौर बोलते हो या फिर जो आप मुझे बताइए दौर कौन सा था? आप उस संघर्ष को क्या कहते हो? सरकार के 2 साल गए हैं, देखिए जब काम नहीं कर पाए किसानों का बुरा दौर होता है। देखिए राजू भाई, किसानों का जो 1 साल का संघर्ष था उसको आप कैसे देखते हो? वो किसानों के लिए बुरा दौर था, अच्छा दौर था, क्या कुछ कहना चाहिए? इतने किसानों की शहादत हुई है, इतना संघर्ष लोगों ने किया है, वो निश्चित तौर पर जो चीज़ जल्दी हो जानी चाहिए थी वो इतनी लेट हुई है। वो बड़ी पीड़ादायक समय था, इसमें कोई दुराई नहीं है। अपने लोगों ने अपने घर बार को छोड़कर वहाँ बैठे और इतना संघर्ष किया। और मैं तो पहले भी कह चुका हूँ कि किसानों की जीत है, ये किसी राजनीतिक व्यक्ति, किसी व्यक्ति विशेष की जीत नहीं। किसानों ने अपने दम पर इन कानूनों को वापस करवाया। और मैं तो मोदी साहब का भी धन्यवाद करता हूँ कि गुरु पर्व के दिन उन्होंने लेट किया जो काम उनको पहले कर देना चाहिए था, कि जब लोग किसान उस चीज़ को नहीं चाह रहे उसको वापस ले लेते तो इतनी शहादत ना होती, इतना बवाल ना होता, इतना अर्थव्यवस्था प्रभावित ना होती। अगर ये चीज़ें आप उस वक्त पे मजबूती के साथ कहते, कंडीशन रखते, तो शायद हरदीप भाई कभी ऐसा नहीं होता। शायद सुने, आप मुझे बताइए कभी ऐसा नहीं होता। नहीं, ये तो वो बात होगी ना कि हम अपना नुकसान नहीं करेंगे। आप मुझे बताइए आज क्या, आप सुने, आप मुझे बताइए आज का मोदी साहब ने किसी सीएम की मान ली या किसी और व्यक्ति की मान ली और फैसला उन्होंने खुद किया नहीं किया? नहीं, जब सब कुछ चलनी होती है। किसी को पता था कि आज सुबह सुबह कृषि कानून वापस हो जाएंगे? रात तक नहीं किसी को पता था। फिर सुबह का दिन आया, फिर सोशल मीडिया पे, मैं क्या कह रहा हूँ, सोशल मीडिया पे ये चीजें क्यों चल रही है? पार्टी की तरफ से भी आपके जो सोशल मीडिया है हैंडल है उसके ऊपर ये चीजें चल रही है कि दुष्यंत चौटाला जी ने लगातार मीटिंग की इस कानून को वापस करवाने के लिए। वो झूठ है, मैं आपको बता रहा हूं। दुष्यंत जी नहीं मिले क्या? नहीं, मिलना है, क्या बात हुई? आप मुझे क्यों नहीं मिले? देखिए सुनिए, दुष्यंत जी ने कृषि मंत्री से भी, अमित शाह जी से भी, मोदी साहब से भी बिल्कुल उन्होंने ये कहा कि भाई आप किसानों की जो भी समस्या है आप किस तरीके से संतुष्ट कर सकते हैं, इस हेजिटेशन को खत्म कराएं। मुलाकात के बाद जब भी दुष्यंत चौटाला जी बाहर निकले उन्होंने कहा कि हमारी सरकार चलेगी, कानून के ऊपर बात हुई है, किसानों का समाधान हो, लेकिन कानून वापिस नहीं होंगे। कभी भी उन्होंने ये नहीं कहा कोई कंडीशन रखी। आप एक स्टेटमेंट निकालें दुष्यंत जी की, ये स्टेटमेंट एक भी नहीं मिलेगी कि कानून नहीं दुष्यंत जी ने बात बताइए। दुष्यंत जी ने सिर्फ ये कहा, दुष्यंत जी की हर बार स्टेटमेंट यही थी कि भी एमएसपी पर कोई आंच नहीं आएगी, जिस दिन एमएसपी पर कोई आंच आई हम सरकार से बाहर निकल जाएंगे। एमएसपी के ऊपर तो बहुत बार आंच आई, बाजरा को लेकर, किसी को भी नहीं। हरियाणा पंजाब के अंदर जो भी एमएसपी यहाँ मिलती है किसी भी स्टेट में नहीं है। आप देखिए अगर अब आप ये कहते हो कि सरकार का सारा फैसला था, बात इतनी मुझे नहीं लगता कि इसको जलेबी की तरह घुमाना चाहिए। मैं ये कहता हूँ, आप कह रहे हो कि जेजेपी की कुछ नहीं चली उसके अंदर, मोदी साहब लेके आए, मोदी साहब ने वापस कर दिया, लेकिन अब आप ये कह रहे हो, पलट रहे हो इस बात से कि हमने मुलाकात की, हमने प्रेशर डाला। ये दो बड़ी स्टेटमेंट। मैंने कब का प्रेशर डाला? मैंने ये कहा कि हमने वापस करवाई। मैंने कब कहा हमने वापस करवाए? मैं तो अभी आपके मैंने चैनल के माध्यम मैंने ये सुनिए बात को। मैंने कहा आपकी सोशल मीडिया पे जो आपका सोशल मीडिया टीम है वो चीज वायरल कर रही है कि दुष्यंत के प्रयास से कानून वापस हुए, उस पे आपने कहा कि हमने मुलाकात की, दुष्यंत जी ने मुलाकात की, समाधान करा। जिस व्यक्ति ने अगर प्रधानमंत्री या सेंटर के मिनिस्टर से 5 बार मुलाकात की हो तो क्या वो लोग नहीं कहेंगे हमने प्रयास किया था, नहीं किया था? लेकिन मैंने हमारी चली नहीं है, मैंने फिर भी हमने किसी की सुनी नहीं। आप ये क्यों कहते हैं? आप मुझे बताइए कृषि कानून बनाने में हमारा रोल क्या था? देखिए मैं दुष्यंत जी का रोल कहाँ था? मैं तो हर व्यक्ति से पूछ रहा हूं। मैं तो आपकी एक बात पे कह रहा हूं, आपको एक जगह पे टिकना पड़ेगा। मैं आपको नहीं, मैं एक जगह, मैं आपको फिर बात कह रहा हूं। दोनों टाइप के क्रेडिट आपको नहीं मिलते। सोशल मीडिया की बात आ गई ना, जो आप कह रहे हैं सोशल मीडिया प्रचार, किसी अखबार की स्टेटमेंट में किसी का यह बयान नहीं था कि दुष्यंत चौटाला गद्दार है। सोशल मीडिया के हर चैनल पर लोग चलाते थे। वो तो विरोधी, आप मुझे आपके समर्थक, अगर आपके समर्थक क्रेडिट लेने के लिए घूम रहे हैं, आप उस चीज पे क्रेडिट की जब बात आती है तो आप कहते हो कि मुलाकात हुई, हमने कानून वापस करवा दिया। मैंने तो यही कहा दुष्यंत जी ने मुलाकात की, भाई हमने प्रयास किया ना, हम बनाने वालों में ना हम मिटाने वालों में। भाई दुष्यंत चौटाला का विरोध किस लिए? सिर्फ इसलिए कि वो व्यक्ति सत्ता के अंदर है, कि वो छोड़ के बाहर आ जाए। खैर ये चीजें हम दर्शकों पे छोड़ देते हैं, वो बिल्कुल देखते हैं चीजों को, वो बिल्कुल जनता आखिरी में ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे। आखिरी में पंचायती जो उम्मीदवार हैं वो बेचारे, उनकी आंखें सूज गई है इंतजार कर करके। सरकार एक फैसला क्यों नहीं ले पा रही है? क्योंकि पहले भी अगस्त के महीने में डेट दे दी गई, अभी कहा कि सुनवाई पे सुनवाई हो रही है। ऐसा क्या करती है कि कोर्ट में केस चले जाते हैं? किसी से कोई भी आज तक की कोई भी प्लान लेके आई
उसकी प्लानिंग में, प्रोजेक्शन में और इम्प्लीमेंटेशन के अंदर बहुत फ़र्क हुआ है। कोई कभी भी उसका एक अच्छा रोड मैप दिखाई नहीं देता, बार बार रूल बदले जाते हैं। एक इतना बड़ा मुद्दा नहीं था पंचायती चुनाव वाला, लेकिन इतना लंबा खींच देना, 6.5 साल का टाइम, वो सब लोग इंतजार कर रहे हैं बदलाव के लिए, क्यों ऐसा हो रहा है कि हम एक बीच में उपचुनाव करवा दिया। लेकिन हम एक पॉजिटिव चीज़ लेके आए कि भाई 50% महिलाओं उनको भागीदारी मिले। अगर फिर ये समाज है, कोई व्यक्ति अगर ये चाहता है कि 50% इसके अंदर भागीदारी नहीं आए और कोई उसके अंदर उसके खिलाफ कोई रीट डाल देता है, तो हम क्या कर सकते हैं उस पर? आप देखो, ऐसे बात हमने एक अच्छी पहल की है पंचायती चुनाव कि भाई महिलाओं को उसके अंदर भागीदारी मिल जाए, वो भी चुनाव लड़ सके। अब ये कोर्ट के अंदर किसी भाई ने ये रिट डाल दी कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर वो कोर्ट के अंदर चला हुआ है फैसला इसके ऊपर, और हमें तो दूषण जी ने ये कहा है कि जैसे ही कोर्ट का फैसला अगर अब दिसंबर में आ जाता तो जनवरी में चुनाव आ जाते, जनवरी में अगर फरवरी में चुनाव, और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी निपट जाएगा और शायद फरवरी और मार्च के अंदर पंचायती चुनाव हो जाएंगे। चलो खैर, ऐसा उम्मीद करते हैं। दोस्तों, ये थे राजू डुलपाई, पुंडरी से जेजेपी के पूर्व प्रत्याशी। उम्मीद करते हैं कि भविष्य में आप ऐसा करें, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। धन्यवाद। हल्का अध्यक्ष, आपको ये इंटरव्यू कैसा लगा, इसकी फीडबैक आप हमें ज़रूर दें, क्योंकि जर्नलिज्म की जर्नी में ये मेरा पहला इंटरव्यू है। आप लोगों को कैसा कुछ लगा, आपकी फ़ीडबैक मेरे लिए बहुत मायने रखती है। कैथल टीवी के लिए आपके सजेशन बहुत मायने रखते हैं। मैं चाहूँगा कि आप इसके बारे में ज़रूर लिखें, आपके कमेंट बॉक्स में हम लोग जा कर के आपको ज़रूर रेस्पॉन्स करेंगे। फ़िलहाल के लिए इतना ही। कैथल की तमाम खबरों के लिए बने रहिए कैथल टीवी के साथ।